कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी जो डीवीडी पोस्ट से भेजती थी कैसे दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई? और वो भी तब जब उसके पास न छुट्टियों के नियम थे, न खर्चों की मंजूरी, न बॉस को खुश करने की मजबूरी। ये कहानी है नेटफ्लिक्स की, और उससे भी ज्यादा ये कहानी है एक ऐसे कल्चर की जहां नियम नहीं, जिम्मेदारी चलती है। साल 2000 की बात है। टेक्सास के डैलस शहर में एक बड़ी सी मीटिंग चल रही थी। सामने बैठी थी ब्लॉकबस्टर, उस समय की सबसे ताकतवर वीडियो रेंटल कंपनी, और सामने खड़े थे दो लोग, रीड हेस्टिंग्स और मार्क रेंडोल्फ, नेटफ्लिक्स के फाउंडर। उनके पास सिर्फ 300,000 सब्सक्राइबर थे, 100 कर्मचारी थे और कंपनी भारी घाटे में थी। उन्होंने ब्लॉकबस्टर को ऑफर दिया, नेटफ्लिक्स खरीद लो, सिर्फ $50 मिलियन में। ब्लॉकबस्टर हंस पड़ा, उन्हें लगा ये लोग मजाक कर रहे हैं। लेकिन वक्त बदला, ब्लॉकबस्टर खत्म हो गया, नेटफ्लिक्स दुनिया भर में छा गया। अब सवाल यह है, ऐसा हुआ कैसे? रीड हेस्टिंग्स कहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, ताकत नहीं थी, ब्रांड नहीं था, लेकिन हमारे पास एक चीज थी, एक अलग सोच। नेटफ्लिक्स ने शुरू से ही एक बात सीखी, अगर आप लोगों पर भरोसा करते हैं तो आपको नियमों की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकतर कंपनियां नियम इसलिए बनाती हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्मचारियों पर भरोसा नहीं होता। छुट्टी के नियम, खर्च की लिमिट, अप्रूवल सिस्टम, रिपोर्टिंग, ये सब इस डर से आते हैं कि कहीं कोई गलती ना कर दे। लेकिन नेटफ्लिक्स ने उल्टा किया। उन्होंने कहा, पहले बेहतर लोग लाओ, फिर नियम हटाओ। यहीं से शुरू होता है नेटफ्लिक्स का पहला सिद्धांत, टैलेंट डेंसिटी। टैलेंट डेंसिटी का मतलब है टीम में ऐसे लोग हों जो अपने काम में बेहतरीन हों, जिम्मेदार हों और खुद फैसले ले सके। नेटफ्लिक्स ने महसूस किया कि अगर टीम में 10 में से 2 लोग औसत हैं तो वो पूरी टीम को धीमा कर देते हैं, लेकिन अगर हर इंसान शानदार हो तो पूरी टीम उड़ने लगती है। रीड हेस्टिंग्स को ये सीख एक मुश्किल समय में मिली। 2001 में जब .com बबल फूटा, नेटफ्लिक्स को अपने 1/3 कर्मचारियों को निकालना पड़ा। ये फैसला बेहद दर्दनाक था। हर कोई डर रहा था कि अब कंपनी का माहौल खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जिन लोगों को रखा गया वो सबसे बेहतरीन थे, और कुछ ही हफ्तों में ऑफिस का माहौल बदल गया। लोग ज्यादा एनर्जी से काम करने लगे, ज्यादा क्रिएटिव हो गए और ज्यादा खुश दिखने लगे। काम कम लोगों से ज्यादा हो रहा था, और सबसे बड़ी बात, हर कोई ऑफिस आने के लिए एक्साइटेड था। यही रीड को समझ आया, महान ऑफिस वो नहीं होता जहां फ्री खाना या बड़ी सैलरी हो। महान ऑफिस वो होता है जहां आपके साथ काम करने वाले लोग शानदार हों। नेटफ्लिक्स ने तय किया, हम औसत लोगों को नहीं रखेंगे, हम अच्छा नहीं, बेहतरीन चाहते हैं। और अगर कोई इंसान मेहनती है लेकिन आउटपुट शानदार नहीं है तो नेटफ्लिक्स उसे सम्मान के साथ विदा करता है, अच्छा सेवरेंस पैकेज देकर, क्योंकि नेटफ्लिक्स मानता है गलत इंसान को रोके रखना पूरी टीम के साथ अन्याय है। इसके बाद आता है नेटफ्लिक्स का दूसरा सिद्धांत, कैंडर, यानी खुलकर सच बोलना। नेटफ्लिक्स में लोग मीटिंग के बाद पीठ पीछे बात नहीं करते, वो सामने बोलते हैं। अगर बॉस की सोच गलत है तो जूनियर भी उसे सीधे बोल सकता है। अगर किसी की परफॉर्मेंस कमजोर है तो उसे मीठे शब्दों में नहीं, साफ शब्दों में बताया जाता है, लेकिन अच्छे इरादे से। नेटफ्लिक्स का नियम है, जो बात किसी के पीछे कहोगे वही बात उसके सामने भी कहने की हिम्मत रखो। शुरुआत में ये बहुत डरावना लगता है, क्योंकि हम सबको सिखाया गया है कि बॉस से बहस मत करो, ज्यादा सच बोलोगे तो नौकरी जाएगी। लेकिन नेटफ्लिक्स ने पाया कि सच बोलने से रिश्ते खराब नहीं होते, बल्कि मजबूत होते हैं। जब लोग खुलकर फीडबैक देते हैं तो गलतियां जल्दी सुधरती हैं और हर इंसान बेहतर बनता है। रीड हेस्टिंग्स खुद अपनी टीम से कहते हैं, अगर तुम मुझे गलत नहीं बताओगे तो तुम कंपनी के प्रति बेईमान हो। अब सोचिए, जहां हर इंसान जिम्मेदार हो, हर इंसान बेहतरीन हो और हर इंसान खुलकर सच बोले, वहां नियमों की जरूरत ही क्या है? इसी सोच से नेटफ्लिक्स ने धीरे धीरे नियम हटाने शुरू किए। सबसे पहले छुट्टियों का नियम हटाया। नेटफ्लिक्स ने कहा, तुम बड़े हो, तुम खुद तय करो कब छुट्टी लेनी है। कोई लिमिट नहीं, कोई अप्रूवल नहीं। लोग डरते थे कि सब छुट्टी पर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी देते हैं तो लोग उसे निभाते हैं। फिर नेटफ्लिक्स ने खर्चों की मंजूरी हटाई। कहा, कंपनी के पैसे ऐसे खर्च करो जैसे अपने पैसे खर्च करते हो। और यहीं से नेटफ्लिक्स का असली कल्चर बनना शुरू हुआ, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज नेटफ्लिक्स 190 से ज्यादा देशों में है, हजारों कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम नियम हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने एक बात समझ ली, नियम लोगों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कल्चर लोगों को गाइड करता है। और जब कल्चर मजबूत होता है तो नियम अपने आप बेकार हो जाते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक सोच है, एक सवाल है, क्या हम लोगों पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं, या हम अब भी हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं?
यहीं से आगे की कहानी और भी गहरी होती जाती है, जहां नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में इस कल्चर को ले जाता है और नई चुनौतियों का सामना करता है। जब नेटफ्लिक्स ने छुट्टियों और खर्चों जैसे नियम हटाए तो बाहर की दुनिया हैरान थी। लोग कहते थे ये कंपनी पागल है, यहाँ तो अराजकता फैल जाएगी, लोग सिस्टम का फायदा उठाएंगे। लेकिन नेटफ्लिक्स में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज़ादी देने से पहले उन्होंने एक बहुत ज़रूरी काम किया था। टीम को सिर्फ बेहतरीन लोगों से भरा था। रीड हेस्टिंग्स कहते हैं, अगर टीम में एक भी ऐसा इंसान है जो जिम्मेदारी नहीं समझता, तो उसे कंट्रोल करने के लिए 100 नियम भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हर इंसान समझदार है तो एक भी नियम की ज़रूरत नहीं होती। नेटफ्लिक्स ने यह भी सीखा कि परफॉर्मेंस फैलती है, जैसे बीमारी फैलती है वैसे ही काम करने का तरीका भी फैलता है। अगर टीम में एक सुस्त इंसान है तो धीरे धीरे बाकी लोग भी ढीले पड़ जाते हैं। अगर टीम में एक नकारात्मक इंसान है तो पूरी टीम का जोश गिरने लगता है। लेकिन अगर टीम में हर इंसान शानदार है तो हर कोई एक दूसरे को ऊपर खींचता है। नेटफ्लिक्स इसे कहता है स्टनिंग कलीग्स। उनके लिए शानदार ऑफिस का मतलब नहीं है फैंसी बिल्डिंग, फ्री स्नैक्स या गेम जोन। उनके लिए शानदार ऑफिस का मतलब है ऐसे लोग जिनके साथ काम करके आप खुद बेहतर बन जाएं। इसी वजह से नेटफ्लिक्स ने एक कड़वा लेकिन सच्चा नियम बनाया, कीपर टेस्ट। हर मैनेजर खुद से एक सवाल पूछता है, अगर ये कर्मचारी कल कहे कि उसे दूसरी कंपनी से ऑफर मिला है तो क्या मैं उसे रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा? अगर जवाब हाँ है तो वो इंसान टीम के लिए ज़रूरी है। अगर जवाब नहीं है तो चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, नेटफ्लिक्स उसे आगे बढ़ने का मौका देता है कहीं और। नेटफ्लिक्स मानता है किसी को ऐसे रोल में फंसाकर रखना जहां वो शानदार नहीं कर पा रहा, दोनों के लिए गलत है, कंपनी के लिए भी और उस इंसान के लिए भी। अब आते हैं नेटफ्लिक्स के सबसे चर्चित और सबसे गलत समझे जाने वाले सिद्धांत पर, कैंडर, यानी खुलकर सच बोलना। नेटफ्लिक्स में लोग सिर्फ काम पर फीडबैक नहीं देते, व्यवहार पर भी देते हैं। अगर आप मीटिंग में किसी को बीच में काटते हैं तो कोई आपको बाद में अलग ले जाकर बताएगा। अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं तो कोई सीधे बोलेगा। अगर बॉस गलती कर रहा है तो जूनियर भी उसे टोक सकता है। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि इंसान को सच सुनना पसंद नहीं होता। जब कोई हमें हमारी गलती बताता है तो दिमाग उसे खतरे की तरह लेता है, दिल तेज धड़कने लगता है, मन बचाव में आ जाता है। नेटफ्लिक्स ये जानता है, इसीलिए वहाँ एक नियम है, फीडबैक हमेशा पॉजिटिव इंटेंट से दिया जाएगा। मतलब आप किसी को नीचा दिखाने के लिए सच नहीं बोलते, बल्कि इसलिए बोलते हैं ताकि वो बेहतर बन सके। नेटफ्लिक्स में कहा जाता है, अगर आपने किसी को फीडबैक दिया और उसे अच्छा नहीं लगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपने फीडबैक दिया ही नहीं तो ये कंपनी के साथ धोखा है। एक कहानी अक्सर नेटफ्लिक्स में सुनाई जाती है। एक जूनियर कर्मचारी अपने सीनियर के साथ भारत ट्रिप पर गया। डिनर मीटिंग में सीनियर बार बार घड़ी देख रहा था, फोन चेक कर रहा था। जूनियर समझ गया कि इससे सामने वाले पार्टनर को बुरा लग रहा है। पुरानी कंपनियों में वो चुप रहता, लेकिन नेटफ्लिक्स में उसने हिम्मत की। वापस आकर उसने सीधे सीनियर से कहा, आप रिश्ते बनाने की बात करते हैं, लेकिन उस डिनर में आपका व्यवहार उल्टा असर डाल रहा था। सीनियर नाराज नहीं हुआ, बल्कि बोला, अगर तुमने ये बात नहीं बताई होती तो मैं हर बार वही गलती करता। यही है नेटफ्लिक्स की ताकत। यहाँ सच बोलने से रिश्ता टूटता नहीं, बल्कि मजबूत होता है। अब सोचिए, जहाँ लोग खुलकर सच बोलते हों, जहाँ औसत लोगों को जगह ना मिले, जहाँ हर इंसान जिम्मेदारी समझता हो, तो बॉस का काम क्या बचता है? नेटफ्लिक्स का जवाब है कंट्रोल नहीं, कॉन्टेक्स्ट देना। मतलब बॉस ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि ये बताता है कि क्यों करना है। जब लोगों को पूरा संदर्भ समझ आ जाता है तो वे खुद बेहतर फैसले लेते हैं। नेटफ्लिक्स में बहुत कम अप्रूवल्स हैं, लोग खुद निर्णय लेते हैं, लेकिन इसके साथ एक सख्त उम्मीद जुड़ी है। अगर फैसला गलत हुआ तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। कोई बहाना नहीं, कोई बॉस ने कहा था नहीं। नेटफ्लिक्स कहता है फ्रीडम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के खतरनाक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फ्रीडम सबसे बड़ी ताकत है। यहीं से नेटफ्लिक्स बाकी कंपनियों से पूरी तरह अलग हो जाता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे नेटफ्लिक्स ने जब पूरी दुनिया में विस्तार किया तो ये कल्चर कैसे बदला और कहां-कहां ये फेल भी हुआ, क्योंकि हर देश में लोग एक जैसे नहीं सोचते। अब तक नेटफ्लिक्स ने एक मजबूत कल्चर बना लिया था, बेहतरीन लोग, खुलकर सच बोलना और बहुत कम नियम। अमेरिका में ये मॉडल शानदार तरीके से काम कर रहा था, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब नेटफ्लिक्स ने दुनिया भर में फैलना शुरू किया। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। नेटफ्लिक्स ने सोचा था अगर ये कल्चर अमेरिका में काम कर सकता है तो हर देश में काम कर सकता है, लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं थी। हर देश की सोच अलग होती है, हर समाज में सच बोलने का मतलब अलग होता है, हर जगह बॉस और जूनियर का रिश्ता एक जैसा नहीं होता। नेटफ्लिक्स को ये बात धीरे धीरे समझ आई। मान लीजिए अमेरिका में अगर कोई जूनियर बॉस से कहे आपकी ये योजना गलत है, तो इसे ईमानदारी माना जाता है।
लेकिन एशिया के कई देशों में इसे अपमान समझा जाता है। यूरोप में लोग सीधे बोलते हैं, लेकिन एशिया और लैटिन देशों में लोग इशारों में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स का हॉनेस्टी ऑलवेज वाला सिद्धांत कई देशों में टकराव पैदा करने लगा। एक उदाहरण लेते हैं। नेटफ्लिक्स की एक मीटिंग जापान में हो रही थी। अमेरिकी मैनेजर ने सीधे कहा, यह आइडिया कमजोर है। जापानी कर्मचारी चुप रहे। मीटिंग के बाद भी किसी ने कुछ नहीं कहा। अमेरिकी मैनेजर को लगा सब सहमत हैं, लेकिन असल में जापानी कर्मचारी असहज और अपमानित महसूस कर रहे थे। उनकी संस्कृति में इतना सीधा बोलना बेहद असभ्य माना जाता है। नेटफ्लिक्स ने समझा, कल्चर को कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। यहीं से नेटफ्लिक्स ने एक नया सिद्धांत जोड़ा, स्थानीय संस्कृति का सम्मान। नेटफ्लिक्स ने अपने नियम नहीं बदले, लेकिन तरीका बदला। उन्होंने सीखा कि कैंडर हर जगह जरूरी है, लेकिन उसका तरीका हर जगह अलग होगा। कुछ देशों में फीडबैक निजी तौर पर दिया जाएगा, कुछ जगह शब्द नरम होंगे, कुछ जगह उदाहरणों के जरिए बात होगी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, सच बोलना बंद नहीं हुआ। नेटफ्लिक्स ने मैनेजर्स को ट्रेन किया कि वो समझें किस देश में कैसे बात करनी है। अब आते हैं नेटफ्लिक्स के सबसे पावरफुल सिद्धांत पर, लीड विद कॉन्टेक्स्ट नॉट कंट्रोल। अधिकतर कंपनियों में बॉस कहता है, ये करो, ये मत करो, इससे पहले मुझसे पूछो। नेटफ्लिक्स में बॉस कहता है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी स्थिति है, ये रिस्क्स हैं, अब फैसला तुम लो। जब लोगों को पूरी जानकारी मिलती है तो वो बच्चों की तरह नहीं, बड़ों की तरह निर्णय लेते हैं। नेटफ्लिक्स मानता है, अगर हर छोटे फैसले के लिए अप्रूवल चाहिए तो कंपनी मर जाती है। एक उदाहरण, नेटफ्लिक्स में कोई कर्मचारी लाखों डॉलर का कंटेंट डील साइन कर सकता है बिना सीईओ की अनुमति के, लेकिन उससे उम्मीद की जाती है कि वो पूरी रिसर्च करेगा, सबसे अच्छे लोगों से सलाह लेगा और कंपनी के हित में फैसला करेगा। अगर फैसला गलत हुआ तो उसे सजा नहीं मिलती, लेकिन उससे सीखने की उम्मीद होती है। बार बार गलत फैसले तो समझ लिया जाता है कि ये इंसान इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। नेटफ्लिक्स में डर नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स में लोग खुद को मालिक की तरह समझते हैं। अब आते हैं एक और विवादित फैसले पर, टॉप ऑफ मार्केट पे। नेटफ्लिक्स कहता है, हम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं, लेकिन बोनस नहीं देते, स्टॉक ऑप्शंस भी सीमित होते हैं। क्यों? क्योंकि नेटफ्लिक्स मानता है, अगर इंसान शानदार है तो उसे हर साल बोनस से मोटिवेट करने की जरूरत नहीं। उसे एक साफ बड़ी सैलरी दो और कहो, हम तुमसे शानदार काम की उम्मीद करते हैं। नेटफ्लिक्स हर साल सैलरी रिव्यू नहीं करता, वो हर समय मार्केट देखता है। अगर मार्केट में किसी रोल की कीमत बढ़ गई तो नेटफ्लिक्स खुद सैलरी बढ़ा देता है, बिना मांगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अब टॉप परफॉर्मर नहीं रहा तो नेटफ्लिक्स उसे रोक कर नहीं रखता। ये सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन नेटफ्लिक्स इसे ईमानदारी मानता है। उनका कहना है, लोगों को भ्रम में रखना सबसे बड़ा अन्याय है। अब सवाल उठता है, क्या ये कल्चर हर किसी के लिए है? नेटफ्लिक्स साफ कहता है, नहीं। अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए, अगर आपको क्लियर नियम चाहिए, अगर आपको हर कदम पर गाइडेंस चाहिए, तो नेटफ्लिक्स आपके लिए नहीं है। नेटफ्लिक्स उन लोगों के लिए है जो खुद फैसले लेना चाहते हैं, जो रिस्क उठा सकते हैं और जो जिम्मेदारी से डरते नहीं। यही वजह है कि नेटफ्लिक्स में हर कोई टिक नहीं पाता, लेकिन जो टिक जाता है वो अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम करता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे नेटफ्लिक्स की इस सोच से दूसरी कंपनियों को क्या सीखना चाहिए और आप अपनी जिंदगी या काम में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। अब तक नेटफ्लिक्स का कल्चर पूरी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, एक नया खतरा सामने आने लगा, खुद की सफलता का बोझ। जब कोई कंपनी सफल हो जाती है तो वो धीरे धीरे सुरक्षित खेलना शुरू कर देती है। नए आइडिया रिस्की लगने लगते हैं, गलतियों से डर पैदा हो जाता है और यहीं से इनोवेशन मरने लगता है। नेटफ्लिक्स इस खतरे को बहुत अच्छी तरह समझता था। रीड हेस्टिंग्स कहते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन प्रतिस्पर्धी नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा अपना आराम। इसीलिए नेटफ्लिक्स ने जानबूझकर अपने लोगों को असहज स्थिति में रखा। नेटफ्लिक्स में बार बार टीमें बदली जाती हैं, लोगों को नए प्रोजेक्ट्स पर लगाया जाता है, पुरानी सफल रणनीतियों को भी सवालों के घेरे में डाला जाता है। नेटफ्लिक्स का मानना है, अगर कोई प्रक्रिया बहुत स्मूथ चल रही है तो शायद वो अब पुरानी हो चुकी है। अब आते हैं नेटफ्लिक्स के सबसे विवादित फैसलों में से एक पर, डिसीजन मेकिंग विदाउट अप्रूवल। नेटफ्लिक्स में कई बड़े फैसले ऐसे लिए जाते हैं जिनमें किसी सीनियर की मंजूरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ एक अनलिखा नियम है, यूज गुड जजमेंट। नेटफ्लिक्स कहता है, अगर आपने फैसला लिया है तो पहले ये सोचिए कि आप अपने फैसले को पूरी टीम के सामने समझा पाएंगे या नहीं।
अगर आप अपने फैसले को खुले मंच पर डिफेंड नहीं कर सकते तो शायद वो फैसला सही नहीं है। ये सोच लोगों को जिम्मेदार बनाती है। अब आते हैं कीपर टेस्ट के और गहरे अर्थ पर। नेटफ्लिक्स में ये टेस्ट सिर्फ किसी को निकालने के लिए नहीं है। ये टेस्ट मैनेजर को ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या मैं इस इंसान को ग्रो करने में मदद कर रहा हूँ? क्या मैं उसे सही रोल में रख रहा हूँ या मैं सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उसे रोके हुए हूँ? कई बार नेटफ्लिक्स में लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि उनकी भूमिका बदली जाती है। लेकिन अगर बार बार ये साफ हो जाए कि कोई व्यक्ति अब कंपनी की ज़रूरत से मेल नहीं खा रहा, तो नेटफ्लिक्स उसे झूठी उम्मीद नहीं देता। नेटफ्लिक्स मानता है सम्मान के साथ सच बोलना झूठी सहानुभूति से बेहतर है। अब बात करते हैं गलतियों और फेलियर की। नेटफ्लिक्स में गलती करना अपराध नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना जरूर समस्या है। नेटफ्लिक्स कहता है, हम चाहते हैं कि आप बड़े फैसले लें। अगर बड़े फैसले नहीं लेंगे तो बड़ी गलतियां भी नहीं होंगी, और बिना गलतियों के कोई बड़ा इनोवेशन नहीं होता। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, हर गलती से सीखना जरूरी है। नेटफ्लिक्स में कई बार लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। कुछ शो फेल हुए, कुछ टेक्नोलॉजी फैसले गलत निकले, लेकिन हर बार कंपनी ने पूछा, हमने इससे क्या सीखा? और वही सीख अगली सफलता की नींव बनी। अब सवाल उठता है, क्या ये कल्चर सिर्फ बिजनेस के लिए है? नेटफ्लिक्स का जवाब है नहीं। ये सोच जीवन के हर हिस्से में लागू हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बेहतर बने, तो पहले सही लोगों को चुनिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग जिम्मेदार बने, तो उन्हें भरोसा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग सच बोलें, तो खुद सच सुनने की हिम्मत रखिए। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा सबक यही है, लोग उतने ही जिम्मेदार होते हैं जितनी जिम्मेदारी आप उन्हें देते हैं, और लोग उतने ही ईमानदार होते हैं जितनी ईमानदारी आप सहन कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स ने यह भी सीखा कि हर नियम असल में किसी पुराने डर की याद होता है। अगर आप डर हटाना चाहते हैं, तो नियम अपने आप गिरने लगते हैं। अब हम कहानी के अंतिम मोड़ पर हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम पूरी किताब का सार निकालेंगे। नेटफ्लिक्स की सोच से आप क्या सीख सकते हैं, और क्यों नो रूल्स असल में नियमों के खिलाफ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के पक्ष में है। अब हम इस कहानी के आखिरी मोड़ पर पहुंच चुके हैं, और यहीं से नो रूल्स का असली मतलब साफ होता है। अक्सर लोग इस किताब को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि नेटफ्लिक्स कह रहा है, नियम खत्म कर दो, जो मनाए वो करो। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। नेटफ्लिक्स नियमों के खिलाफ नहीं है, नेटफ्लिक्स बेवजह के नियमों के खिलाफ है। रीड हेस्टिंग्स कहते हैं, हर नियम किसी न किसी पुराने डर से पैदा होता है। किसी ने गलती की तो नियम बना, किसी ने भरोसा तोड़ा तो कंट्रोल आया, किसी ने रिस्क लिया और फेल हुआ तो अप्रूवल सिस्टम आ गया। धीरे धीरे कंपनियां डर से चलने लगती हैं और इनोवेशन मर जाता है। नेटफ्लिक्स ने जानबूझकर ये रास्ता चुना, डर की जगह भरोसा, कंट्रोल की जगह संदर्भ, आज्ञा की जगह जिम्मेदारी। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप लोगों से बड़े फैसले चाहते हैं तो उन्हें बड़े लोगों की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ये सोच सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है, ये जीवन पर भी लागू होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जिम्मेदार बने, तो उन्हें हर बात में मत टोकिए, उन्हें समझाइए कि क्यों क्या सही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम ईमानदार बने, तो खुद आलोचना सुनने की हिम्मत रखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग इनोवेट करें, तो उन्हें गलती करने की आज़ादी दीजिए। नेटफ्लिक्स ये भी स्वीकार करता है कि ये मॉडल हर किसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों को नियम पसंद होते हैं, कुछ लोगों को स्पष्ट सीमाएं चाहिए, कुछ लोग रिस्क से डरते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। नेटफ्लिक्स खुद कहता है, हम दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी नहीं बनना चाहते, हम दुनिया की सबसे तेज सीखने वाली कंपनी बनना चाहते हैं। इसीलिए नेटफ्लिक्स बार बार खुद को बदलता है। डीवीडी से स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग से ओरिजिनल्स, यूएस कंपनी से ग्लोबल कंपनी। हर बार पुराने सफल मॉडल को तोड़कर नया रास्ता चुना, क्योंकि नेटफ्लिक्स जानता है जो आज आपको सफल बना रहा है वही कल आपको खत्म भी कर सकता है। नो रूल्स हमें यह सिखाती है कि सफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, सीखने की, बदलने की और खुद पर सवाल उठाने की। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, लोग बुरे नहीं होते, सिस्टम उन्हें छोटा बना देता है। जब आप लोगों पर भरोसा करते हैं तो वे उस भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। जब आप लोगों को आज़ादी देते हैं तो वे जिम्मेदारी सीखते हैं, और जब आप लोगों से सच बोलने की इजाज़त देते हैं तो वे आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नेटफ्लिक्स ने ये जोखिम लिया, और यही जोखिम उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने काम में कम कंट्रोल और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं?
क्या आप अपने आसपास अच्छे लोगों की जगह शानदार लोगों को चुन सकते हैं? क्या आप सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, भले ही वो असहज हो? अगर हाँ, तो आप पहले ही नो रूल्स की सोच में कदम रख चुके हैं, क्योंकि असली आज़ादी नियमों के बिना नहीं, जिम्मेदारी के साथ मिलती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब इस तरह की और गहरी सोच बदलने वाली किताबों को आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, एक नई कहानी, एक नई सोच और एक नए नज़रिए के साथ। धन्यवाद।